हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज मैं क्लास 8 बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 फूड प्रोडक्शन का लास्ट वीडियो कर रही हूँ। इसके पहले वाले 4 वीडियोस पे हम लोग कवर कर चुके हैं बैक्टीरिया, उसका यूज़ देखा है हमने फूड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में हमने फंगाई को डिस्कस किया, स्पेशली हमने मशरूम और ईस्ट के बारे में जाना, इनका क्या रोल है फूड इंडस्ट्री में। थर्ड वीडियो में हम लोग ने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कल्टीवेटेड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है इसको देखा, और कौन कौन सी क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती है इसके बारे में देखा था। साथ ही में हमने हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को ब्रीफली डिस्कस किया था। साथ में एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, वाइट रिवॉल्यूशन, मीट प्रोवाइडिंग लाइफ स्टॉक्स और ड्रॉट एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। आज ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, सेरिकल्चर और एपीकल्चर को बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? जब हम पोल्ट्री फार्मिंग को हिंदी में पक्षी पालन भी कहते हैं। जब चिड़ियों को पाला जाता है उनके अंडों के लिए या मीट के लिए, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है। तो क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन? पोल्ट्री फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, प्राइमरली चिकन्स, टर्कीज, डक्स एंड गीज फॉर वेरियस पर्पज सच एज मीट एंड एग प्रोडक्शन। तो पोल्ट्री फार्मिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें हम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को पालते हैं, स्पेशली चिकन्स, टर्कीज, डग्स और गीज को उनके मीट के लिए या एग के लिए। The chickens that are raised for egg yielding are called layers, while those that are reared for their meats are called broilers। आपको पता है कि मुर्गियों से 2 चीज़ मिलती है, एक तो अंडा मिलता है और मीट मिलता है। जिन मुर्गियों से हम सिर्फ अंडे लेते हैं, जिनको हम पालते हैं सिर्फ अंडे के लिए, उनके अंडे के लिए, तो उसको हम लेयर्स कहते हैं। और जिन मुर्गियों को हम लोग पालते हैं उनके मीट के लिए, तो उनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो देखने में ज़्यादा काफ़ी अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं ना, वो चिकन, वो हैन देखने में अच्छा तंदुरुस्त दिखता है। जबकि जो लेयर्स होते हैं उनका जो होता है, जो एग होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। इट इज़ अ वाइटल सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्लोबली, प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड। चिकन इंडस्ट्री की पूरी ग्लोबली काफ़ी अच्छी डिमांड है। स्पेशली जो लोग प्रोटीन रिच फूड खाना पसंद करते हैं वो एग्स और मीट पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन रिच फूड इंडस्ट्री के केस में। पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया mainly includes the rearing of chickens and includes mainly 2 types of breeds, indigenous and exotic। इंडिया में भी पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी बढ़ चढ़ के होती है और इसमें 2 वैरायटी की हम जो चिकन्स हैं उनको पालते हैं। एक इंडिजिनस ब्रीड कहलाती है, जो कि हमारे इंडिया की लोकल ब्रीड्स है, और दूसरी एग्जॉटिक ब्रीड होती है जो कि फॉरेन से लाई जाती है और यहाँ पे पाला जाता है इनके अंडे के लिए और या मीट के लिए। तो इंडिजिनस ब्रीड जो इंडिया पाई जाती है उसमें कड़कनाथ, असील और चित्तागोंग और घाघुस, ये 4 ब्रीड आती हैं। ये ब्रीड्स इनके अपने हार्डीनेस के लिए जानी जाती हैं। साथ में ये लोकल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। इसके लिए भी इन ब्रीड्स का काफ़ी महत्व है, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छे से इंडिया के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट जो कड़कनाथ, स्पेशली जो कड़कनाथ ब्रीड है, उसका जो ब्लैक मीट होता है वो काफ़ी पॉपुलर होता है। ये एक यूनिक डेलिकेसी है जिसके लिए लोग इसको पालना पसंद करते हैं और इसका मीट खाते हैं। जो एक्जॉटिक ब्रीड जो इंडिया में पाई जाती है वो होती है वाइट लेगॉन, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सफ़ेद कलर का मुर्गा होता है। इसके अंडे और इसके मीट की वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है। रोड आइलैंड रेड नेक्स्ट ब्रीड है जो एक्जॉटिक ब्रीड के अंदर आती है। कॉर्निश क्रॉस अनदर ब्रीड है, और प्लाईमाउथ रॉक। These breed are known for their high egg production और meat yield depending on the specific purpose they are bred for। तो जिस चीज़ के लिए भी इनको पाला जा रहा है, इनके मीट के लिए, एग के लिए, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लिए होता है, जिसकी वजह से इनको लोग बाग पालना पसंद करते हैं। अब जहाँ पर इन चिड़ियों को पाला जाता है उस फार्म की भी केयर की जाती है, जिसको हम पोल्ट्री केयर कहते हैं, है ना। क्योंकि जो भी आप चिड़िया पक्षी पाल रहे हो वो डिजीज़ फ्री रहे, है ना, हेल्दी उनकी बॉडी हो रहा है, ताकि हेल्दी मीट मिले या हेल्दी एग मिले, है ना, तभी तो ये न्यूट्रिशियस रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर इनको कोई डिजीज़ आएगी तो इसके थ्रू डिजीज़ ह्यूमंस को भी हो सकती है। तो पोल्ट्री केयर बहुत ज़रूरी होती है।
पोल्ट्री केयर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेट बर्ड्स रेज फॉर मीट और एग प्रोडक्शन। तो जिस तरीके से हम इन पक्षियों का ध्यान रखते हैं ताकि एक हेल्दी बर्ड्स को हम रेस कर सकें उनकी मीट के लिए, एग के लिए, वो पोल्ट्री केयर के अंदर आ जाता है। इसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाउसिंग मतलब कहाँ इनको रखना है, क्या इनको खाना खिलाना है, किस तरीके से इनको डिजीज़ फ्री रखना है ना, कौन कौन सी वैक्सीन इनको टाइम टू टाइम देखनी है, और इनकी जनरल वेलबींग का ध्यान किस तरह से रखना है ताकि इनकी एग्स की और मीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे। इसका ध्यान रखा जाता है पोल्ट्री केयर में। सबसे पहले पोल्ट्री शेल्टर को हम देखते हैं। पोल्ट्री शेल्टर मतलब वो जगह जहाँ पे इन चिड़ियों को रखा जाता है। तो इन चिड़ियों को हम ना एक तार वाले पिंजरे यानी वायर्ड केजेस के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर इनको खुले में रखा तो डॉग्स या कैट्स से इनको खतरा है, वो इन पे अटैक कर सकते हैं और इनको खा सकते हैं। इसलिए इनको पिंजरे में रखा जाता है। जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो वेल लिट होते हैं, अच्छे रोशनदार होते हैं, काफ़ी रोशनी यहाँ पर रहती है और अच्छी हवा आती है ताकि ये अच्छे से हेल्दी ग्रो करें। जो एक्सक्रीचर वगैरह जो इनका होता है, जो भी गंदगी निकलती है, उसको समय समय पे उसको क्लीन किया जाता है ताकि इसमें कोई भी जर्म्स ना लगे और इनको डिजीज़ नहीं हो। इन चिड़ियों का ये भी ख्याल रखा जाता है कि बहुत गर्मी और बहुत ठंड से इनका बचाव किया जा सके ताकि ये इनकी हेल्थ ख़राब ना हो और इनकी जान को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो पोल्ट्री शेयर में इनका कहाँ रखना है, किस तरह की साफ़ सफाई रखनी है, क्या खाने को देना है, किस तरीके से इनको गर्मी से और ज़्यादा ठंड से बचाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। समय समय इनकी शेड की क्लीनिंग की जाती है ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह ना हो, ताकि जो एग्स हैं या जो मीट है वो इन्फेक्टेड ना हो। राइट ना। नेक्स्ट, पोल्ट्री फीड मतलब कि क्या इनको खिलाया जाता है। पोल्ट्री फीड रेफर्स टू द स्पेशली फॉर्मुलेटेड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिजाइन्ड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पोल्ट्री वर्ड। इन पोल्ट्री बर्ड्स की न्यूट्रिशन का ध्यान में रखते हुए जो इनका फूड डिसाइड होता है, जो इंग्रेडिएंट इनको दिए जाते हैं खाने में ताकि इनके एग्स की क्वालिटी अच्छी हो, इनकी मीट की क्वालिटी अच्छी हो, वो पोल्ट्री फीड के अंदर आता है। तो पोल्ट्री फीड में हम कॉम्बिनेशन देते हैं इनको दानों का, ग्रेन्स जो कहलाते हैं, प्रोटीन सोर्सेस का भी ध्यान रखा जाता है ताकि इनको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, और इनको एडिटिव्स डालते हैं जैसे कि लाइमस्टोन। The feed composition varies based on the bird's age, purpose, broiler, layer और breeder, और किस पर्पस से इनको हम पाल रहे हैं, एग के लिए पाल रहे हैं कि इनके मीट के लिए पाल रहे हैं कि ब्रीडिंग के लिए पाल रहे हैं ताकि और चिकन पैदा हो सके, उसके हिसाब से भी इनका न्यूट्रिशन बदला जाता है। और बर्ड की एज क्या है, बच्चा है या ग्रोन अप है, एडल्ट है, क्या है, उसके हिसाब से भी इनकी जो न्यूट्रिशन है या जो फूड है उसको ऊपर नीचे किया जाता है। The feed composition varies based on the bird's age, purpose and desired growth outcomes. It includes bajra, maize, wheat, ज्वार, रागी, rice bran, groundnut cakes, ये सब चीज़ें इनको खिलाई जाती है ना। बाजरा, मीट, मेज, wheat, ज्वार, रागी वगैरह इनको खिलाया जाता है। The feed must provide essential nutrients like carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals to support optimal growth, development and एग प्रोडक्शन। इस तरीके से इनको न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि इनको हर चीज़ मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन, फैट्स भी मिले, विटामिन, मिनरल्स भी मिले, ताकि इनकी अच्छी सी ग्रोथ हो और अच्छे से इनका डेवलपमेंट हो, सफिशिएंट अमाउंट में एग का प्रोडक्शन हो। राइट नाउ, पोल्ट्री डिजीजेस, कौन कौन से डिजीजेस होती हैं जिससे इनको खतरा होता है। वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स अफेक्टेड डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, प्राइमरली चिकन्स, डक्स एंड टर्कीज रेस्ड फॉर मीट और एग प्रोडक्शन। ये जो चिड़ियाँ होती हैं, चाहे चिकन हो या डक हो या टर्कीज हो, इनको कुछ बीमारियों का खतरा होता है और उन बीमारियों से इनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पोल्ट्री डिजीज़ में एक नाम है, एक वायरल डिजीज़ है, इसको हम रानी खेत कहते हैं या इसको फाउल पॉक्स, रानी खेत और फाउल पॉक्स, ये जो दो बीमारियां हैं ये काफ़ी खतरनाक होती हैं जिससे इन चिड़ियों को बचाया जाता है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होने का डर रहता है, जिसकी वजह से कॉलरा, सैल्मोनेलोसिस एंड डायरिया होने की शिकायत रहती है। फिर इनमें फंगल डिजीज़ भी पाई जाती है जिसको एस्पैरजिलोसिस भी कहते हैं। तो इन चिड़ियों में वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इन तीनों इन्फेक्शन के अलग अलग नाम हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। These diseases can have a significant impact on the poultry industry, leading to economic losses and potential risks to human health. तो इन डिजीज़ से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने सुना होगा, समय समय पर पेपर में आता है कि बर्ड फ्लू फैल गया। जब बर्ड फ्लू फैल जाता है तो कितनी हज़ारों चिड़ियों को मार दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसी बर्ड्स को अगर ह्यूमंस ने खा लिया तो ये फ्लू उनके में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इंसानों की जान बचाने के लिए फिर ऐसे हज़ारों की तादाद में इन चिड़ियों को मारना पड़ता है। तो जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री में
बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए इनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके इन्फेक्टेड ना कोई अंडे खाता है ना मीट खाता है ना, क्योंकि उससे फिर वो भी बीमार होते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन, रेगुलर वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशियस फीड कैन हेल्प कंट्रोल एंड प्रिवेंट दीज डिजीजेज। तो अगर इनको अच्छे से इनकी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, समय समय वैक्सीन दे रहे हो इन चिड़ियों को, तो इनको बीमारियों से बचाया जा सकता है या बीमारियों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के मीट और एग मिलता है, राइट। तो पोल्ट्री फार्मिंग में बस इतना ही था, हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट फिश फार्मिंग है। फिश फार्मिंग को हम पिस्सीकल्चर भी कहते हैं, और इसमें हम बहुत बड़ी तादाद में फ़िशों को पालते हैं और उनको ब्रीडिंग करवाई जाती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, या तो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, टैंक्स या केजेस में इनको पाला जाता है, और इसी को हम फिश फार्मिंग या पिस्सी कल्चर कहते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फिश ईटर्स, फिश को खाना पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत अलग अलग वैरायटी फ़िश पाली जाती है और बहुत बड़े स्केल में पाली जाती है, ताकि इनको कमर्शियली बेचा भी जा सके। तो इसी को हम फिश फार्मिंग कहेंगे। इनको अलग अलग जगह पाला जाता है, या तो स्पेशली हम पॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, या नेचुरल पॉन्ड्स में ही पाल सकते हैं, या इनके टैंक्स बनाए जाते हैं, या केजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। Now, common freshwater fishes include कटला। कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज इंक्लूड कटला, लेबियो, माली एंड सिंघाड़ा। ये इनकी मेन जो ब्रीड है फ्रेश वाटर फिश, जो यानी कि रिवर्स वगैरह में पाई जाती है ना। फ्रेश वाटर की जो फिशेज होती है उसका मेन नाम है कटला, लेबियो, मली और सिंघाड़ा। वेल कॉमन मरीन फिशेज इंक्लूड टूना, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सैल्मन, सार्डाइन। जो मरीन फिश होती है, यानी जो समुद्र में पाई जाती है, वो सारी वेराइटी ये हैं। पिस्सीकल्चर इज प्रैक्टिस मेनली इन 4 डिफरेंट वेज। 4 तरीके से पिस्सीकल्चर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों वैरायटीज़ दी है। फ्रेश वाटर यानी रिवर्स और लेक्स में पाई जाने जो फिश है उनकी भी ब्रीड बताई गई है, और जो मरीन वाटर में यानी कि समुद्र में और ओशंस में पाई जाती है उनकी भी इन्होंने ब्रीड्स बताई है। 4 तरीके से इन फिशेस को पाला जाता है। पहला क्या है, पॉन्ड कल्चर। This involves raising fish in specially constructed ponds either on land or in coastal areas. Pond culture में क्या होता है, स्पेशली आप एक पॉन्ड बनाते हो, या तो लैंड में बनाते हो ये पॉन्ड, या कोस्टल एरियाज में बनाते हो। Ponds provide a control environment where fish can be reared and fed. फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट, पॉन्ड्स में कंट्रोल एनवायरनमेंट के तहत फिश को पाला जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है। पॉन्ड कल्चर वर्सेटाइल है और इसमें बहुत प्रकार की फिश स्पीसीज़ को आप एक साथ पाल सकते हो। तो क्या किया जाता है, या तो कोस्टल एरिया में पॉन्ड क्रिएट किया जाता है, उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, या फिर लैंड में पॉन्ड क्रिएट करते हैं और मछलियाँ पालते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ की मछलियों को एक साथ पाला जा सकता है। दूसरी जो तरीका है मछलियों को पालने का, वो है केज कल्चर। फिश केजेस आर सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग इनक्लोजर्स प्लेस्ड इन नेचुरल और मैन मेड वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिजर्वॉयर्स और ओशन। इसमें क्या होता है, एक पिंजरा बनाया जाता है, और इसको जो नेचुरली अक्रिंग लेक्स है या रिजर्वॉयर्स है या ओशन है उसके अंदर एक पिंजरा डाल दिया जाता है, और इस पिंजरे के अंदर मछलियों को पालते हैं, है ना। फिशेस आर रेज्ड within these cases, allowing them to be confined and protected while utilizing the natural water resources. तो इन मछलियों को इन्हीं केज, इन्हीं पिंजरों के अंदर रखा जाता है, उन्हीं में पाला जाता है, ताकि इनको दोनों चीज़ें हों। इनको एक तो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज मिल सके, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया है। जो नेचुरली जो नदी है या तालाब है या ओशन है उसके अंदर तुमने ये पिंजरे को डाल देते हो, और उस पिंजरे के अंदर मछलियाँ डाल देते हो, ठीक है, ताकि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में करें। और जब आपको उनको चाहिए होता है तो वो पिंजरा आप पूरा उठा लेते हो, तो साथ में मछलियों को जो यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मछलियों को पालने का, वो है कंपोजिट या फिश कल्चर। इट इज़ अ सस्टेनेबल कल्चर दैट इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैटिबल 5 to 6 स्पीशीज इन द सेम पॉन्ड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम 5 से 6 वैरायटी की 5 से 6 स्पीशीज़ की जो फिश होती है, इनको एक ही पॉन्ड में एक साथ आप पाल सकते हो। ये जो फिश होती है इनकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, और इनको अलग अलग डेप्थ में पाला जाता है, ताकि ये फूड और स्पेस के लिए कॉम्पीट ना कर सकें। मतलब गहरा सा एक केज बनाया जाता है, जिनमें अलग अलग स्पीशीज़ को डाला जाता है फिशेस की, जिनका जो अलग अलग प्रकार का खाना खाती हैं और अलग अलग लेवल में रहती हैं, है ना। जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं, जो भारी मछलियाँ होती हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है क्लासिक फ्राई फार्मिंग। इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश फ्राई यंग फिश इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सच एज हैचरीज और नर्सरीज विथ फ्रेश वाटर स्ट्रीम। क्लासिक फ्राई फार्मिंग में क्या करते हो, एक कंट्रोल तरीका है मछलियों का पालने का,
इनको हैच करने का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप एक आर्टिफिशियल हैचरी बनाते हो या नर्सरी बनाते हो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में। इट टिपिकली इंक्लूड्स केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। यहाँ पे समय समय पे देखा जाता है कि पानी की क्वालिटी अच्छी रहे ताकि अच्छी वैरायटी की फ़िश इसमें डेवलप हो। इनकी फीडिंग का भी ध्यान रखा जाता है, वेल न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, इनकी ग्रोथ मैनेजमेंट को देखा जाता है टू एंश्योर हेल्दी फ्राई डेवलपमेंट बिफोर दे आर ट्रांसफर टू लार्जर फिश रेयरिंग सिस्टम। इससे पहले इनको लार्जर फिश रेयरिंग सिस्टम में डाला जाए, उसके पहले इन हैचरीज में इन मछलियों को पाला जाता है और जब सफिशेंट साइज़ की ये ग्रो हो जाती है तो फिर इनको बड़े वाले रेयरिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है या नेचुरल वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। इसी को हम फ्लो थ्रू सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में एक क्विक चेक दिया है, जैसे इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ काउज लिखने को बोला है, फिर ड्रॉट एनिमल्स के 2 एग्जाम्पल लिखो, पोल्ट्री डिजीज़ के 2 एग्जाम्पल्स लिखो, और 4th है फिश फार्मिंग टेक्निक। तो जैसे आपने इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काऊ के बारे में आपने देखा था, तो कौन सी हमने 2 गायों के बारे में पढ़ा था। एक तो गिर गाय है जो इंडिजिनस ब्रीड है और दूसरी है हमारा साहिवाल है ना, ये दोनों इंडिजिनस ब्रीड हैं। ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं, जो हैवी लोड कैरी करते हैं, तो उसमें आपके डोंकीज आ गए, हॉर्स भी आ गया, म्यूल्स भी आ गए, राइट, ऑक्सन्स भी आ जाते हैं, है ना। फिर पोल्ट्री डिजीज़, 2 हमें पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में बताना है जिसमें चिड़ियों या पक्षियों को बीमारी हो जाती है, तो हमने फाउल पॉक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। जो फाउल यानी चिड़िया, और चिड़िया को होने वाली जो बीमारी होती है फाउल पॉक्स कहलाता है। और दूसरा हमने रानी खेत के बारे में पढ़ा था ना, रानी खेत एक वायरल इन्फेक्शन था। नेक्स्ट फिश फार्मिंग टेक्निक पूछा गया है, तो आपने देखा ये केज कल्चर है या कंपोजिट फिश कल्चर है या क्लासिक फ्राई फार्मिंग है, इसमें से आप कुछ भी आप लिख सकते हो। तो जो हमने कवर किया है वो उसका ये पार्ट है, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या होता है, अब याद रखो, फिश फार्मिंग को हम पिसीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर में हम लोग सिल्क के कीड़ों को पालते हैं ताकि इनमें से सिल्क थ्रेड बनाया जा सके, फिर सिल्क थ्रेड से सिल्क का फैब्रिक बनाया जाता है। तो सेरीकल्चर रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म। कौन सा सिल्क वॉर्म पालते हैं, बॉम्बिक्स मोरी, टू प्रोड्यूस सिल्क। तो सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके। एक एंशिएंट आर्ट है जिसमें हम मलबरी ट्रीज का कल्टीवेशन करते हैं, जो कि प्राइमरी फूड सोर्स है सिल्क वॉर्म्स के लिए। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो स्पेशली मलबरी ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं, तो इसलिए मलबरी ट्रीज को लगाया जाता है और फिर इन सिल्क वर्म्स को हम उनको खाने को देते हैं, उसकी पत्तियां, और इस पत्तियों को खा के ये पूरा डेवलप होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस करने में अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला द प्रोसेस बिगिंस विद द हैचिंग ऑफ सिल्क मॉथ एग्स टू रिलीज कैटरपिलर। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो सिल्क मॉथ होती है उसके एग्स हैच होते हैं, उसमें से कैटरपिलर निकलता है। फिर जो कैटरपिलर होते हैं ये मलबरी की जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं, और खाते हैं और इनमें अलग अलग स्टेजेस की ग्रोथ और मोल्टिंग होती है। आफ्टर अबाउट अ मंथ, एक महीने के बाद ये जो सिल्क वॉर्म है, ये मलबरी की पत्तियां खाते खाते और अलग अलग स्टेजेस से निकलते निकलते ये मैच्योर सिल्क वॉर्म्स यानी कि कैटरपिलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अपनी चारों तरफ ऐसे धागे का एक कोकून बना लेते हैं और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, आप इसका लाइफ साइकिल देख रहे हो ना, कि ये तुम्हारा एग्स है, ये एग्स है, एग्स हैच हुए, तो हैच होके क्या बनते हैं, ये एग्स है, ये एग्स हैच होके कैटरपिलर बना। कैटरपिलर ने खूब सारी मलबरी लीव्स खाई और अलग अलग इसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर अपने चारों तरफ कोकून बना लिया, और इस कोकून के अंदर एक पूरा जो मैच्योर सिल्क वॉर्म आ जाता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं, है ना, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। तो कैटरपिलर क्या में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में। तो कोकून्स आर केयरफुली हार्वेस्टेड एंड द सिल्क फिलामेंट आर अनरेवल्ड टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क। फिर इस कोकून को अच्छे से हार्वेस्ट किया जाता है और उनमें से तुम्हारे क्या रेशम के धागे निकाले जाते हैं और इन धागों की रील बनाई जाती है, इसको रीलिंग कहते हैं। दिस डेलिकेट एंड वैल्यूएबल फाइबर इज देन प्रोसेस्ड एंड वुवन इनटू सिल्क फैब्रिक। फिर जो धागे बनते हैं इनका प्रोसेसिंग किया जाता है और इनको इससे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है, और इस सिल्क का कपड़ा काफ़ी फेमस होता है अपनी शाइन के लिए और स्मूथ टेक्सचर के लिए, राइट। तो क्या होता है, जो सिल्क वर्म होते हैं उनके अंडे होते हैं, उनके अंडे जब हैच होते हैं तो उसमें से कैटरपिलर निकलता है, और ये कैटरपिलर क्या करता है, 1 महीने तक करीब मलबरी के पत्ते को खाता है और बहुत अलग अलग स्टेजेस के डेवलपमेंट में निकलता है, और ये अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, और फिर फाइनली ये
ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस कोकून को हम ना गर्म पानी में उबालते हैं और इसमें से सिल्क के जो धागे होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से रील कर देते हैं और फिर इसका फैब्रिक बनाया जाता है, जिसका जो कि अपने लश्यर और स्मूथ टेक्सचर के लिए जाना जाता है, राइट। तो सेरिकल्चर के बारे में बस इतना ही था, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना था आपको। फिर नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग। जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं शहद के लिए तो उसको एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर कॉमनली नोन एज बी कीपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड मैनेजिंग हनी बीज फॉर वेरियस पर्पज, प्राइमरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी वैक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। स्पेशली हम एपीकल्चर में हनी के लिए मधुमक्खियों पालते हैं, साथ में इसकी बी वैक्स का भी ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है और कुछ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। द कॉमन इंडियन वेराइटी ऑफ बी इज एपिस इंडिका। जो इंडिया में जो मधुमक्खी पाई जाती है उसका नाम है एपिस इंडिका। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट हनी बीज बिल्ड देयर ओन हाइव्स। नेचुरली आप ये देख रहे हो ना कि जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता खुद बनाती है और एक छत्ते में करीब 40 से 50 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं और इन 40 से 50 हज़ार मधुमक्खियों में एक क्वीन बी होती है जिसका काम होता है अंडे देना और बाकी और कुछ उसमें ड्रोन्स होते हैं यानी कि मेल बीज होते हैं और बाकी एक होती है क्वीन बी, कुछ होते हैं इसमें मेल बीज और बाकी सारे के सारे वर्कर्स होते हैं जो कि स्टेराइल फीमेल बीज होती है, यानी कि ये अंडे नहीं देती हैं। सिर्फ क्वीन बी होती है वो अंडे देती है और बाकी सारे जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। Beekeepers provide artificial hives और apiaries to bees to live and build their colonies। वैसे तो नेचुरली भी मधुमक्खी का छत्ता पाया जाता है, बनता है ना, लेकिन हम जब मधुमक्खी को पालते हैं तो आर्टिफिशियल हाइव्स, इनके आर्टिफिशियल छत्ते बनाए जाते हैं जिसको हम एपियरीज कहते हैं और बिल्कुल ये नेचुरल छत्ते जैसा ही होता है। यहाँ पे मधुमक्खी को पाला जाता है ताकि ये अपनी कॉलोनीज बनाए। They maintain the hives ensuring that bees have adequate food sources। इन हाइव्स को इस तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि अच्छे से इनमें इनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, इनमें कोई कीड़े ना लगे इसका ध्यान रखा जाता है, कोई बीमारी ना लगे इसका ध्यान रखा जाता है और जब हनी बन के तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उससे बी वैक्स निकाली जाती है, रॉयल जेली निकाली जाती है, प्रोपोलिस और पोलन, ये सब चीज़ें हम इस एपियरी से निकालते हैं। यानी कि हमको क्या क्या मिलता है, शहद मिलता है, बी वैक्स मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, प्रोपोलिस और पोलन, ये सारे आइटम्स हमको मिल जाते हैं जब हम मधुमक्खी के छत्ता बना के मधुमक्खी को पालते हैं और इन सब चीज़ों का अलग अलग यूजेस हैं। बी कीपिंग नॉट ओनली ईट्स वैल्यूबल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो प्ले अ वाइटर रोल इन पॉलिनेशन। अच्छा, मधुमक्खी पालन करने का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है कि हनी मिलता है, लेकिन इसके अलावा बीज पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी बहुत इनका योगदान होता है। इसलिए एपीकल्चर को इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, राइट। तो ये एपीकल्चर के बाद हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया। इसमें हमने एक एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि 1921 से 2012 तक रहे और एक एमिनेंट इंडियन इंजीनियर थे, साथ में सोशल एंटरप्रेन्योर भी थे। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं और क्योंकि इन्होंने इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। इनके साथ त्रिभुवन दास पटेल जी भी थे जिन्होंने एक कोऑपरेटिव खोली थी जिसका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में और आगे चल के इसमें इन्होंने स्थापना करी थी अमूल की दिसंबर 1949 में। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन एंड परफॉर्म प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन फार्म्स एंड पोल्ट्री। आप फार्म्स हो या पोल्ट्री हो, आपको वहाँ पे एक हाइजीनिक कंडीशंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है और प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई भी डिजीज़ ना फैले। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस कैन लीड टू द डिजीजेज एंड फार्म एंड पोल्ट्री ब्रीड्स। अगर आपने इन जगहों को अच्छे साफ़ सुथरा नहीं रखा तो बीमारियाँ फैल जाएंगी जिससे आपकी जो फार्म है और आपकी जो पोल्ट्री ब्रीड्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। लिस्ट द डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू प्योर हाइजीनिक कंडीशंस इन फार्म। तो इन्होंने लिस्ट बनाने की बोली है जिसमें आपको अच्छे से हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन करी तो फार्म में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं उसके बारे में लिस्ट बनानी है। तो हमने चैप्टर में देखी है बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां कि कैटल में कौन सी बीमारी होती है या पोल्ट्री में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, तो उसका किस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इसको बारे में डिस्कस किया। तो आप उस तरीके से लिस्ट बना सकते हो। Also suggest the ways by which sanitation can be maintained while practicing animal husbandry। और किस तरीके से सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं ताकि अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री को मेंटेन किया जा सके, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, राइट।
तो हमने जो ये फूड प्रोडक्शन का जो टॉपिक पढ़ा है, जिसके हमने 5 वीडियोस बनाए हैं, उस पर हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में, जिसमें हमने बैक्टीरिया और फंगाई को डिस्कस किया है। बैक्टीरिया में स्पेशली हमने उन बैक्टीरिया को डिस्कस किया है जो कर्ड और चीज़ में यूज़ होते हैं, और उस बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल देखा है जो एग्रीकल्चर में जिसका रोल है। नेक्स्ट हमने फंगाई के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने ईस्ट और मशरूम को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने एग्रीकल्चर में हमने कल्टीवेटेड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक तो उनका यूसेज क्या है, किस लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा इनका क्लासिफिकेशन होता है इनकी सीजन के हिसाब से, किस वक्त इनको सो किया जाता है और किस वक्त इनको हार्वेस्ट किया जाता है। अगर यूसेज में देखा जाए तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। फूड क्रॉप्स, जिसको हम स्पेशली फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो राइस और वीट होते हैं। जबकि कैश क्रॉप्स जो होते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं। इनको हम इसलिए उगाते हैं फार्मर्स, ताकि इनको बेच के पैसा कमाया जा सके, यानी कि कॉटन और रबर। ठीक है, तो ये तो 2 जो कैटेगरी है फूड की, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज है। और उसी तरीके से सीजन, किस सीजन में इनको लगाया जाता है, उसके हिसाब से जो क्रॉप्स होती है वो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए हैं बार्ली, ग्राम, और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए हैं जूट और मेज। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। हॉर्टिकल्चर में हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में देखा है, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में देखा, और प्लांटेशन एंड ऑर्चर्ड्स के बारे में भी देखा है। एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशली हमने पोल्ट्री, पिसीकल्चर, सैरिकल्चर, एपीकल्चर और कैटल फार्मिंग को डिस्कस किया। और कैटल फार्मिंग में हमने 3 वैरायटी के एनिमल्स देखे हैं। मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स, जिसको हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं, ड्रॉट एनिमल्स जो कि हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स जिसको हम पालते हैं स्पेशली उनकी एग्स और मीट्स के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है। आप ये सारे 5 वीडियोज़ देख के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।